हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन शीत युद्ध के परिणामों के बारे में जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। मैंने शीत युद्ध के ऊपर पहले एक वीडियो बना दी है जिसमें अर्थ और उसकी भूमिका और कारणों के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। यदि वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को देख सकते हो। हमने यहाँ तक बात कर ली थी शीत युद्ध के बारे में कि शीत युद्ध के अर्थ, कारण और उसकी जो भूमिका है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था कि शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1945 के जस्ट बाद ही अमेरिका और सोवियत संघ अमेरिका वर्सेस सोवियत संघ के बीच यह युद्ध 1991 तक चला था। 1945 से 1991 के बीच में यह युद्ध चला, लेकिन इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ क्योंकि यूएनओ यहाँ पर विद्यमान था। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्योंकि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी क्योंकि यह ज्यादा झगड़ा फैलने नहीं दिया, विश्व में शांति की व्यवस्था बनाए रखा, इसलिए इसमें यह सिर्फ वाक युद्ध तक ही सीमित रह गया, यानी विवाद था क्योंकि इनके रिश्तों में 1945 के बाद में काफी गिरावट आ चुकी थी क्योंकि साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के कारण इन दोनों के बीच में रिश्तों में दरार आई और शीत युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस युद्ध का ये जो युद्ध था उसका अंत 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद इस युद्ध का अंत हुआ और अमेरिका ही एक शेष महाशक्ति बच गई विश्व की। एक शेष महाशक्ति, विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति सिर्फ अमेरिका बच गया क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया था। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज अपन शीत युद्ध के परिणामों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इन परिणामों को अपन एक एक करके श्याम पट पर देखते हैं। अपने साथ पेन कॉपी साथ में रखें। ये वीडियो कक्षा 12 बीए पार्ट फाइनल ईयर और अन्य विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। शीत युद्ध के परिणाम, जिसे अपन रिजल्ट बोलते हैं, रिजल्ट ऑफ कोल्ड वॉर। यानी अपन शीत युद्ध के का परिणामों के बारे में जानकारी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो परिणाम था वो था दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। यानी इस युद्ध के समाप्त होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था, परिणाम यह आया कि दो ध्रुवीय विश्व, यानी विश्व दो ध्रुवों में बट गया। विश्व दो ध्रुवों में बट गया। एक संयुक्त राज्य,
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अमेरिका जिसे अपन यूएसए बोलते हैं, यूएसए। दूसरी ओर सोवियत संघ, सोवियत संघ जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसे गुट भी बोल सकते हैं अपन। इन दोनों को गुट भी ऐसे बोल सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गुट, सोवियत संघ गुट, इस नाम से भी जानते, क्योंकि इन दोनों की विचारधारा बिल्कुल अलग अलग थी। ये पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता था, और ये साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करता था। तो विश्व दो गुटों में बट गया था, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका गुट और सोवियत संघ गुट। यूएसए से बोलते हैं, इसे यूएसएसआर बोलते हैं। ये पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं, साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते हैं। पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है? जिस देश में यदि पूंजीवादी विचारधारा है, वहां पर सरकार इतने काम नहीं करते जितने पूंजीपति करते हैं। और यहाँ पर साम्यवादी विचारधारा का ये मतलब है कि वहां पर सरकार द्वारा अधिक कार्य होते हैं, पूंजीपति बहुत कम कार्य करते हैं, उनका स्थान बहुत कम होता है। तो विश्व दो गुटों में बट गया, ये सबसे महत्वपूर्ण। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूंजीपति देश थे वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जाके मिल गए, और जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थन करते थे वो सोवियत संघ में जाकर मिल गए। तो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ हो गया, यानी विश्व दो गुटों में बट गया। दूसरा परिणाम, सैनिक संगठनों का निर्माण। शीत युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक संगठनों का निर्माण शुरू कर दिया, जिसमें अब इन्होंने जो संगठन बनाए थे उनकी अपन चर्चा करेंगे। तो सैनिक संगठन क्यों बनाया गया? अमेरिका और सोवियत संघ अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि इनको पता था कि अमेरिका यदि सोवियत संघ पर आक्रमण करता है तो सोवियत संघ भी संगठन बनाएगा, अपने जो देश है, अपनी जो विचारधारा के देश है, उनको मिलाकर संगठन बनाएगा और इसका अमेरिका का सामना करेगा। और अमेरिका ने भी काफी संगठन बनाए जिससे कि सोवियत संघ के आक्रमण से बचा जा सके। इसलिए यहाँ पर जो पहला संगठन बनाया अमेरिका ने वो था नाटो। पहला संगठन था नाटो। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये जो एन है इसका मतलब नॉर्थ, ए का मतलब अटलांटिक, अटलांटिक, टी का मतलब ट्रीटी, TREATY,
TREATY ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ का मतलब उत्तरी, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, अटलांटिक ट्रीटी का मतलब संधि, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका निर्माण देख लेते हैं कि निर्माण कब हुआ था। अमेरिका ने अपने जो राष्ट्र थे जो पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करते थे उनको मिलाकर ये संगठन बनाया था। तो इसका जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इसका निर्माण हुआ था। उस समय इसमें 12 राष्ट्र थे। जब इसका निर्माण हुआ था उस समय इसमें 12 राष्ट्र थे, जिसमें अमेरिका एक महत्वपूर्ण राष्ट्र था क्योंकि इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो इसका निर्माण 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन में 12 राष्ट्रों द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वर्तमान में इसमें 29 राष्ट्र हैं। वर्तमान में इसमें 29 राष्ट्र हैं और 30वां राष्ट्र जुड़ने जा रहा है। 30वां राष्ट्र कौन बनेगा? नॉर्थ मैसेडोनिया, यानी वर्तमान में 29 राष्ट्र है और 30वां राष्ट्र नॉर्थ मैसेडोनिया ये राष्ट्र बन सकता है। और इसके जो उद्देश्य क्या है, जो ये संगठन था नाटो, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया था? उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी देशों को सोवियत संघ और उससे जुड़े हुए राष्ट्रों के आक्रमण से बचाना। यानी पश्चिमी देशों में अमेरिका और अन्य राष्ट्र आ गए और इन पर सोवियत संघ एवं अन्य राष्ट्रों के आक्रमण से बचाना। यानी इस नाटो का प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी देशों को, यानी पश्चिमी देशों में अमेरिका और अन्य राष्ट्र आ गए, उनको सोवियत संघ एवं अन्य राष्ट्रों के आक्रमण से बचाना था। तो यही नाटो था। इसके बाद में दूसरा सैनिक संगठन, ये तो एक ही संगठन का वर्णन किया गया है, अभी और करेंगे। दूसरा जो संगठन अमेरिका ने बनाया था सोवियत संघ और उसके आक्रमण से बचने के लिए, वो था सीटो। ये शुरू में आपको नाम अलग से लग रहे होंगे, लेकिन इनको पढ़ोगे आप तो बाद में समझ में आ जाएगा।
तो फुल फॉर्म जान लीजिए, साउथ साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी, TREATY, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी दक्षिण उत्तरी दक्षिणी उत्तरी सॉरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी एशिया, एशियन भी बोल सकते हो, एशियन बोल दो, एशियन संधि संगठन, यानी सीटो, इसकी हिंदी होगी सीटो, पॉलिटिकल साइंस में बहुत चलता है। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संगठन, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों को मिलाकर यह संगठन बनाया गया था अमेरिका द्वारा। तो इसका जो निर्माण है वो निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण सितंबर 1954 को प्रमुख जगह मनीला में इसका निर्माण किया गया था। इसमें अमेरिका तो प्रमुख था ही, इसके अलावा उसने पाकिस्तान थाईलैंड, फिलीपींस, ये प्रमुख राष्ट्र थे। इसके अलावा भी कई राष्ट्र थे, लेकिन अमेरिका इसमें प्रमुख था। तो इसका निर्माण सितंबर 1954 को मनीला में अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान, थाईलैंड और फिलीपाइंस को मिलाकर इस संगठन का निर्माण किया गया था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वही था सोवियत संघ के आक्रमण से बचना। इसका प्रमुख उद्देश्य साम्यवादी देशों की साम्राज्यवादी नीति पर नियंत्रण करना। और जो साम्यवादी देशों में सोवियत संघ प्रमुख साम्यवादी देश था, वही बात आ रही है इसमें। लेकिन ये अमेरिका सीधा सीधा नहीं बता रहा कि साम्यवादी का इशारा सिर्फ सोवियत संघ की तरफ ही था। तो साम्राज्यवादी देश यानी सोवियत संघ की जो साम्राज्यवादी नीति है उस पर नियंत्रण स्थापित करना, और अन्य जो गरीब देश हैं, गरीब देशों की आर्थिक सहायता करके अपने गुट में सम्मिलित करना। तो हमने सीटों के बारे में पढ़ा। अब अपन दूसरा जो सैनिक संगठन अमेरिका ने निर्माण किया था, बनाया था, उसके बारे में। अब अमेरिका ही अमेरिका बढ़ा रहा है,
लेकिन सोवियत संघ भी एक संगठन बनाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि एक दूसरे की रक्षा करना, ये संगठन यही करते थे। तो अपन तीसरे संगठन के बारे में बात कर लेते हैं। आज वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन जो वीडियो ज्यादा लंबे होते हैं ना, उनमें काफी कुछ ज्ञान छिपा हुआ होता है, तो उस ज्ञान को आप लीजिए। सैनिक संगठन, जो तीसरा सैनिक संगठन है वो सेंटो है। सेंटो, इसकी फुल फॉर्म यहां से उठाइए, इसका एक ही अर्थ होगा, सेंटो ट्रीटी। ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ORGANIZATION, ऑर्गेनाइजेशन, यानी केंद्रीय संधि संगठन। तो इसका निर्माण 1955 में किया गया था। इसका निर्माण 1955 में किया गया था अमेरिका द्वारा। अमेरिका द्वारा इसका निर्माण किया गया था। दोबारा से देख लो, सेंटो बोलते हैं सेंट्रल, सॉरी यहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल का मतलब केंद्रीय, ट्रीटी का मतलब संधि, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। 1955 में इसका निर्माण हुआ था। इसका भी यही कारण था कि अमेरिका की अन्य राष्ट्रों से रक्षा करना था। अब अपन एक महत्वपूर्ण संगठन पढ़ेंगे जिसका निर्माण सोवियत संघ ने किया था अमेरिका की रक्षा के लिए, यानी पश्चिमी देशों की रक्षा के लिए। ये सीधे सीधे नहीं बताएगा कि मुझे अमेरिका की रक्षा चाहिए। तो चौथा संगठन वार्सा प्रमुख संगठन था। इसका निर्माण सोवियत संघ ने, इसका निर्माण सोवियत संघ ने 1955 में पूर्वी यूरोपीय देशों, यानी पूर्वी यूरोपीय देशों को मिलाकर ये संगठन का निर्माण किया गया था। ये जो पूर्वी देश है उनका भी नाम अपन जान लेते हैं कि पूर्वी देश कौन कौन से इसमें जुड़े हुए थे। पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गारिया,
अल्बानिया। ये प्रमुख सभी देश, ये जो प्रमुख सभी देश हैं वो पूर्वी यूरोपीय देश है और ये सोवियत संघ द्वारा बनाए गए वार्सा संगठन में सम्मिलित था। और इसका प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी देशों से सोवियत संघ एवं सोवियत संघ से जुड़े हुए राष्ट्र जैसे पूर्वी यूरोपीय देश है, इन सभी की रक्षा करना और सोवियत संघ की रक्षा करना पश्चिमी देशों से। और पश्चिमी देशों में अमेरिका आता है, अमेरिका और अन्य राष्ट्र आते हैं। तो हमने सैनिक संगठन का निर्माण, यानी जो सैनिक संगठन निर्माण किया गया था शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप, उन सभी संगठनों को जाना। अब अपन तीसरा परिणाम देखेंगे। तीसरा इसका परिणाम था शस्त्रों की होड़ एवं परमाणु बम का खतरा। यानी कहने का मतलब यह है कि शस्त्रों की होड़ बढ़ गई प्लस परमाणु बम का खतरा बढ़ गया, क्योंकि शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ऐसा लगने लगा था कि इनके पहले से रिश्ते खराब हो गए थे और शस्त्रों का निर्माण इतना बढ़ा दिया गया जिससे विश्व में बहुत भारी खतरा मंडराने लगा। यहाँ पर परमाणु बम का भी निर्माण कर लिया गया था, जिसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन आदि ने परमाणु बम का निर्माण कर लिया था, जिससे विश्व की शांति को खतरा होने लगा था इसी शीत युद्ध के कारण। तो यह भी परिणाम एक महत्वपूर्ण परिणाम माना जाता है। अब चौथा जो परिणाम है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चौथा परिणाम एशिया और अफ्रीका में नए राष्ट्रों का निर्माण। यानी शीत युद्ध यानी 1945 की बात है। 1945 के बाद इन दोनों महाद्वीपों में 170 देशों को ब्रिटेन ने गुलाम बना रखा था। यानी ब्रिटेन का इन 170 देशों पर आधिपत्य रहा। 1945 के पहले की बात है ये, लेकिन 1945 के जस्ट बाद ही ये सभी राष्ट्र स्वतंत्र होने लगे ब्रिटेन के चंगुल से, जिससे नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ। क्योंकि 1945 जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था उसके कारण ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में उलझा हुआ था और उनके जो गुलाम राष्ट्र थे, इसमें भारत भी था और अन्य राष्ट्र भी थे, इन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर क्रांति कर दी,
कहीं पर आंदोलन हो गए और भारत भी इसी कारण आज़ाद हो सका, क्योंकि ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध में लगा हुआ था। इसलिए एशिया और अफ्रीका के नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ, स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण हुआ। ब्रिटेन के चंगुल से ये सभी छूट चुके थे। और लास्ट परिणाम, पांचवा परिणाम देखेंगे अपन। पांचवा परिणाम गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास। लेकिन ये गुट निरपेक्ष आंदोलन था क्या? ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन था वो आखिरकार में था क्या? क्योंकि शीत युद्ध के परिणाम स्वरूप विश्व दो गुटों में बट गया था। यहां तक क्लियर बात है, अमेरिका और सोवियत संघ। लेकिन यहाँ पर एशिया और अफ्रीका, पहले मैं बता चुका हूं कि एशिया और अफ्रीका में कई राष्ट्र स्वतंत्र हो चुके थे। अब ये जो दो गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ, वो देशों को सहायता करके अपने गुट में शामिल करके महाशक्ति बनना चाहते थे। इसीलिए सहायता करके अपने गुटों में शामिल करके अपनी शर्तों पर इन देशों को चलाना चाहते थे। क्योंकि इस समय ये जो 70 देश थे एशिया और अफ्रीका में, जो गुलाम थे वो स्वतंत्र हो चुके थे और इनकी स्थिति, इनकी आर्थिक दशा बिल्कुल खराब थी। क्योंकि ब्रिटेन ने इनकी अपनी गुलामी के कारण इतना शोषण किया कि बिल्कुल गरीब हो चुके थे। इसीलिए जो दो गुट थे उसमें कुछ देश तो इनमें सम्मिलित हो गए, कोई अमेरिका में सम्मिलित हो गया तो कोई सोवियत संघ में। लेकिन जो देश किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ उसे गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं हुआ। इसमें गुट निरपेक्षता का अर्थ यही है कि किसी भी गुट में सम्मिलित नहीं होना, यानी तटस्थ रहना दोनों गुटों से। इसमें जो भारत था, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। न तो वो अमेरिका के गुट में सम्मिलित हुआ और न ही सोवियत संघ के गुट में सम्मिलित हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका और सोवियत संघ से रिश्ते खराब कर लिए, दोनों से रिश्ते सही रखे, लेकिन कोई सहायता नहीं ली और इन गुटों से बिल्कुल अलग रहा। क्योंकि इसका कारण ये था कि यदि ये देश अमेरिका के गुट में सम्मिलित होते तो सोवियत संघ नाराज हो जाता, सोवियत संघ नाराज हो जाता। क्योंकि अमेरिका के गुट में सम्मिलित हो गया और मेरे गुट में सम्मिलित नहीं हुआ, इसलिए नाराज हो जाता। यदि सोवियत संघ के गुट में सम्मिलित होते तो अमेरिका से शत्रुता मोल लेनी पड़ती। इसलिए भारत ने तो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई और कई राष्ट्रों ने, भारत की देखे देख कई राष्ट्रों ने गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किया था। इसीलिए यह एक आंदोलन ही बन गया, गुट निरपेक्ष एक आंदोलन ही बन गया कि हम किसी गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। और यह आंदोलन चला तो यह सोवियत संघ की ही देन थी। इसलिए फ्रेंड्स, यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है।